चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन। तो हमने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता ये सभी टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस वीडियो में विलेयता। तो देखिए विलेयता क्या होती है। सॉल्युबिलिटी, देखिए निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, निश्चित ताप पर मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर विलेय पदार्थ जो विलयन में सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा उसको विलेय पदार्थ कहा जाता है। कि मात्रा पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई हो तो विलेयता कहलाती है। निश्चित ताप पर वह विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हुई हो तो वह विलेयता कहलाती है। ठोस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। तो देखिए पहला पढ़ेंगे अपन ठोस की द्रव में विलेयता। भाई ठोस किस प्रकार से द्रव में विलय होते हैं। ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। मतलब क्या होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में विलयशील मतलब कि उसमें वो विलय हो जाएंगे क्या। जबकि अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय पदार्थ किस में विलायक होंगे, ध्रुवीय विलायकों में, और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में होंगे, क्योंकि इनमें समान अन्योन्य क्रिया होती है, अर्थात समान समान को घोलता है। मतलब कि जो चीज़ समान है वो समान को क्या कर लेगा, आपस में मिक्स कर लेगा या उसको घोल लेगा। ठीक है, इस प्रकार से अध्रुवीय अध्रुवीय को घोल लेगा, क्योंकि इसमें समान अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, अर्थात समान समान को क्या करता है, घोलता है। जब ठोस विलेय पदार्थ को द्रव विलायक में डाला जाता है, जब ठोस विलेय पदार्थ को द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लगता है। क्या होता है, वो उसमें घुलने लगता है। ठोस विलेय पदार्थ को द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लगता है, और इस प्रोसेस को या इस प्रक्रिया को विलीनीकरण या घुलना कहते हैं, कहलाती है। क्या यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विलीनीकरण कहलाती है। इससे विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। क्या होगी, विलयन में विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसी समय विलेय के कुछ कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट मतलब कि टक्कर करते हैं। इसी समय विलेय के कुछ कण ठोस विलेय कणों के साथ संघट या टक्कर करते हैं तथा विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। यह गति साम्यावस्था कहलाती है, और यह गति क्या कहलाती है, साम्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में दिए गए ताप दाब पर विलयन में विलेय की सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में दिए गए ताप मतलब कि टेम्परेचर, दाब, प्रेशर पर विलयन में विलेय की सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, मतलब कि बराबर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाएगी। क्या अगला टॉपिक है अपने पास, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला कारक है दाब का प्रभाव, मतलब कि प्रेशर का इफेक्ट। देखिए ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। मतलब कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं है, मतलब कि दाब इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव शो नहीं करेगा, क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। मतलब कि इसमें संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता। अगला देखिए ताप का प्रभाव। यदि विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है, मतलब कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, अर्थात डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 हो तो ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगी, विलेयता भी बढ़ेगी। यदि विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, मतलब कि जिसमें ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होता है, अर्थात डेल्टा H इज लेस देन 0। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं डेल्टा H 0 से कम रहेगा हो तो ताप बढ़ने पर विलेयता क्या होती है, घटती है। तो डेल्टा H यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जबकि वहाँ पे क्या था, अपने पॉजिटिव था। अगला है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप दाब पर विलायक पदार्थ में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप दाब पर
विलायक पदार्थ में विलय की अधिकतम मात्रा, मतलब कि विलय की अपन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा क्या कर दें उसमें घोल दें या उसमें घुली हुई हो, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप दाब पर विलायक पदार्थ में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप दाब मतलब टेम्परेचर प्रेशर पर विलायक पदार्थ में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, तो इस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। घुली हुई ना हो, तो ऐसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप दाब पर विलायक पदार्थ में विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई ना हो, ठीक है, मतलब घुली हुई नहीं होगी, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन कहते हैं, और जिसमें घुली हुई होगी उसको संतृप्त विलयन कहेंगे क्या। अगला है अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप व दाब पर विलायक पदार्थ में विलय की आवश्यकता से अधिक मात्रा घुली हुई हो, तो इसे अति संतृप्त विलयन कहेंगे, मतलब ज़्यादा से भी और ज़्यादा आवश्यकता से अधिक मात्रा घुली हुई हो, तो इसे असंतृप्त से भी क्या बोलेंगे अपन, इसे अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब अगला टॉपिक है अपने पास गैस की द्रव में विलयता। वह गैस है जो जल में घोलने पर अभिक्रिया कर यौगिक बनाती है, मतलब क्या करेंगे भी जिन गैसों को अपन क्या करेंगे जल में घोल देंगे, ठीक है, और वो रिएक्शन करके क्या करेंगे यहाँ पे अपने पास कंपाउंड्स बना लेंगे, मतलब कि यौगिक का निर्माण करती हैं, या आयनित हो जाती हैं, या अपने अपने आयनों में क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, या द्रवित या संघनित हो जाती हैं, मतलब कि उसमें घुल जाएंगे, उससे कोई उत्पाद बना लेंगे, या आसानी से जल में घुलनशील होती हैं, ठीक है। अगला है गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए गैस की द्रव में विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो इसमें पहला है दाब का प्रभाव। तो दाब बढ़ने पर गैसों की विलयता क्या होती है, बढ़ेगी, ठीक है, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही क्या होगी, गैसों की विलयता भी बढ़ती जाएगी। निश्चित दाब तथा ताप पर माना कोई निकाय गतिक साम्यावस्था में है, अर्थात इस अवस्था में गैसीय कणों के विलयन में जाने व उससे बाहर निकलने की गति समान है। इस अवस्था में गैसीय कणों के विलयन में जाने व उससे बाहर निकलने की गति समान है। अब गैस के कुछ आयतन को संपीड़ित कर विलयन पर दाब बढ़ाते हैं, जिससे विलयन के ऊपर उपस्थित गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी, जिससे विलयन के ऊपर उपस्थित गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तथा गैसीय कणों के टकराने की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। गैसीय कणों की दर भी क्या हो जाएगी, टकराने की बढ़ेगी। इससे गैस की विलयता तब तक बढ़ती है जब तक कि नया साम्य स्थापित ना हो जाए। दाब के प्रभाव को समझने हेतु हेनरी ने एक क्या किया, नियम दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब देखिए हेनरी ने क्या नियम दिया कि इस नियम के अनुसार के हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग स्थिर ताप पर, मतलब कि टेम्परेचर क्या रहना चाहिए अपना स्थिर, किसी गैस की द्रव में विलयता द्रव अवस्था विलयन की सतह पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर लगने वाले गैस के आंशिक दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। डाल्टन ने बताया कि द्रवीय विलयन में गैस की विलयता गैस के आंशिक दाब पर क्या करती है, निर्भर करती है। भाई डाल्टन ने यहाँ पे बताया कि द्रवीय विलयन में गैस की विलयता, मतलब कि जो अपने पास लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्यूशन है उसमें गैस की विलयता गैस के आंशिक दाब पर क्या करती है, निर्भर करती है कि भाई उसमें कितना प्रेशर यहाँ पे दिया जा रहा है। यदि हम विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलयता का माप माने, तो हेनरी के नियम अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात P इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा यहाँ पे X,
ठीक है, मोल अंश। तो P इक्वल्स टू के एच एक्स, यहाँ पे के एच क्या है, हेनरी का नियतांक है क्या, ठीक है, हेनरी नियतांक। कि भाई हेनरी के नियम अनुसार किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब मतलब कि प्रेशर गैस के मोल अंश के समानुपाती है, मतलब कि x के क्या हो जाएगा, वो समानुपाती। यहाँ पे x क्या है अपने पास, मोल अंश है क्या, ठीक है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू x, देन P इक्वल्स टू के एच एक्स, यहाँ पे के एच क्या है, हेनरी नियतांक। अब देखिए हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सोडा जल एवं शीतल पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। भाई जो अपने सोडा वाटर या जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं उसमें जो अपन CO2 की घोलते हैं, मतलब कि विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, मतलब कि प्रेशर देके उसको बंद करते हैं ताकि CO2 क्या रहे, उसमें घुली हुई रहे। गहरे समुद्र में श्वास लेते हुए गोताखोर जो उसमें गोता लगाते हैं को अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली जाती है। भाई अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। अतः जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो बाहरी दाब धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, जिस कारण घुली हुई गैस बाहर निकलती है, जिससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। ठीक है, जैसे गोताखोर क्या होंगे, सतह पर आएंगे तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और उस कारण क्या है, जो घुली हुई गैस क्या है बाहर निकलने लगती है, जिससे क्या होगा, रुधिर में क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाएंगे, मतलब कि वहाँ पे एयर बबल बन जाएंगे किसके, नाइट्रोजन की, जिसे बेंड्स कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन, बेंड्स कहते हैं। यह अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होते हैं और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं और कभी कभी क्या कर लेते हैं, जानलेवा भी हो जाते हैं, मतलब कि व्यक्ति की मृत्यु भी इसमें हो सकती है। बेंड्स से तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। और इससे बचने के लिए भाई बेंड्स तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर क्या करते हैं, श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंक जो सिलेंडर वो लेके जाते हैं उसमें हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को क्या कर देते हैं, भर देते हैं, जिसमें 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन तथा 32.1% ऑक्सीजन इसमें अवेलेबल होती है। अगला है अधिक ऊंचाई वाले जगहों पर। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनते हैं कि भाई गोताखोर जाते हैं तो इनका उपयोग क्यों करते हैं, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से क्या होता है, कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोह के रुधिर एवं ऊतकों की में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोह के रुधिर एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, जिस कारण आरोह कमज़ोर हो जाते हैं एवं स्पष्टता नहीं सोच पाते हैं। आरोह जो पर्वत पर चढ़ते हैं क्या, कमज़ोर हो जाते हैं एवं स्पष्टता नहीं सोच पाते हैं। इन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं और इन लक्षणों को क्या कहेंगे अपन, एनोक्सिया कहा जाता है क्या। अगला है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है क्योंकि विलीनीकरण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। भाई विलीनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी, मतलब कि यहाँ पे ऊष्मा का ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जन होता है। अतः ला शातलीय के अनुसार ताप बढ़ने पर विलेयता क्या होती है, घटती है। ला शातलीय के अनुसार ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है। जलीय जीवों के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। जलीय जीवों के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। मतलब कि क्या है, जो जलीय जीव होते हैं वो गर्म जल में ज़्यादा मात्रा में सर्वाइव नहीं कर पाते, मतलब उनके लिए
थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि ठंडे जल में रहने वाले अधिक क्या करते हैं, आराम से उसमें अपना जीवन निर्वाह करते हैं, क्योंकि निम्न ताप पर ऑक्सीजन की जल में विलेयता अधिक होती है। और इसका मेन रीज़न क्या है कि भाई निम्न ताप पर ऑक्सीजन की जल में विलेयता क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। तो ये टॉपिक आपका फिनिश होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे राउल्ट का नियम, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, ठीक है, जिसमें अपन पढ़ेंगे मुख्यतः राउल्ट का नियम। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सभी नोट्स की PDF वहाँ से आसानी से प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।